हाय गाइस, वेलकम टू लीगलॉजी बाय कोमल। आज की वीडियो का टॉपिक है कार्डिनल फिलोसफीज ऑफ एविडेंस लॉ। देयर आर थ्री कार्डिनल फिलोसफीज और प्रिंसिपल्स इन एविडेंस लॉ as articulated by John Henry Wigmore and Sir Arthur Phipson are foundational to understanding how evidence is evaluated in legal systems. आज हम बात करेंगे एविडेंस लॉ के तीन सबसे इम्पोर्टेंट फिलॉसफीज के बारे में, जिसे लीगल एक्सपर्ट्स जॉन हेनरी विगमोर और सर अर्थुर फिप्सन ने हाईलाइट किया था। ये तीन प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो पूरे एविडेंस लॉ का फाउंडेशन बनाते हैं। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट इज द बेस्ट एविडेंस टूल। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? फिलोसोफर emphasized by Phipson and rooted in Wigmore's work. Principle: the original document, primary evidence, must be presented in court whenever possible. Copies, secondary evidence, are admissible only if the original is unavailable, for example lost or destroyed. ये रूल ये कहता है कि जब भी किसी केस में डॉक्यूमेंट का प्रूफ देना हो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिसे हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं, कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए। अगर ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, जैसे खो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है, तभी कॉपी यानी सेकेंडरी एविडेंस चल सकती है। अब इसका रेशनल है एंश्योर्स रिलायबिलिटी एंड मिनिमाइजेस टैंपरिंग रिस्क। इससे इंश्योर होता है कि एविडेंस ऑथेंटिक हो और टैंपरिंग का चांस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, the signed original contract is preferred over a photocopy. For example, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है तो ओरिजिनल साइंड कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाएगा, उसकी फोटोकॉपी नहीं। सेकेंड इज एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस। सुनी सुनाई बातों का एविडेंस नहीं चलेगा। फिलोसोफर सेंट्रल टू विगमोर्स एनालिसिस प्रिंसिपल हियरसे, सेकेंड हैंड स्टेटमेंट्स ऑफर्ड टू प्रूव द ट्रूथ is generally inadmissible because it lacks cross-examination and first-hand reliability. जो बातें किसी ने दूसरे से सुनी हैं और खुद विटनेस नहीं किया, उन्हें हियरसे एविडेंस कहते हैं। कोर्ट में ऐसी स्टेटमेंट्स जनरली मना होती हैं क्योंकि उनकी सच्चाई को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता। अब इसके एक्सेप्शंस: डाइंग डिक्लेरेशंस, बिजनेस रिकॉर्ड्स अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस। डाइंग डिक्लेरेशन, मरने से पहले गई बात, और बिजनेस रिकॉर्ड्स, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ। रेशनल प्रिवेंट्स अनरिलायबल गेम ऑफ टेलीफोन स्टाइल टेस्टिमनी। कोर्ट सिर्फ रिलायबल और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहती है। हियरसे में गेम ऑफ टेलीफोन जैसा रिस्क होता है, जहां बात आगे बढ़ते बढ़ते बदल सकती है। गाइस, वीडियोस में मैं जो भी मेन पॉइंटर्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो एज अ हेडिंग आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। बेस्ट एविडेंस रूल व्हेन अप्लाइड टू टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। अब जब हम इसके टाइप्स पे ये बेस्ट एविडेंस रूल अप्लाई करते हैं तो उसका एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से होता है। हमेशा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है वो प्रेफर की जाती है ओरल एविडेंस के बजाय। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की बात आती है तब भी हम प्रेफरेंस प्राइमरी एविडेंस को ही देंगे। अगर प्राइमरी नहीं है तो भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, तब ही सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं हम कोर्ट में। फिर जो ओरल एविडेंस है, ओरल एविडेंस भी डायरेक्ट एविडेंस भी हो सकती है और हियरसे भी हो सकती है। डायरेक्ट आपने कुछ विटनेस किया या हियरसे आपने कुछ सुन लिया, तो इसमें भी हम डायरेक्ट एविडेंस को ज्यादा वैल्यू देंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट एविडेंस को प्रेफर करेंगे। अगर हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो हम कुछ कंडीशंस के बेस पर हियरसे रूल को अप्लाई कर सकते हैं। वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिकली आपको प्रेफरेंस समझनी है कि हम कौन सी एविडेंस को पहले प्रेफर करेंगे। डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस में हम डॉक्यूमेंट्री को प्रेफर करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में हम प्राइमरी को प्रेफर करेंगे, और डायरेक्ट और हियरसे एविडेंस में हम डायरेक्ट एविडेंस को प्रेफर करेंगे। फर्दर इज रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। जो बात जरूरी हो वो लीगल भी होनी चाहिए। फिलोसोफर बोथ विगमोर एंड फिप्सन stress this distinction.
Principle relevant evidence. Logically connected to the case, for example a knife in a stabbing trial. जो केस से लॉजिकली कनेक्टेड हो, फॉर एग्जाम्पल मर्डर के केस में चाकू मिलना जिसमें ब्लड लगा हो रेलेवेंट है. एडमिसिबल एविडेंस मस्ट ऑल्सो कंप्लाई विद लीगल रूल्स, फॉर एग्जाम्पल नॉट ऑब्टेन इलीगली. जो लॉ के रूल्स फॉलो करता हो. अगर चाकू इलीगल तरीके से लिया गया, जैसे बिना वारंट पुलिस ने सीज किया हो, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा. यहाँ पर आता है की कोड कि all admissible evidence is relevant, but not all relevant evidence is admissible. For example, a stolen document might be relevant but excluded due to unlawful seizure. Key quote, logically relevant but may not be legally relevant. बहुत से ऐसे इंस्टांसेस होते हैं जिसमें चीजें लॉजिकली रेलेवेंट होती हैं पर वो लीगली रेलेवेंट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल पुलिस कस्टडी कन्फेशन, क्लाइंट एडवोकेट कम्युनिकेशन, एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की बात, हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेशन, हस्बैंड वाइफ के पर्सनल कन्वर्सेशंस. ये सब रेलेवेंट तो हो सकती हैं लेकिन लीगल प्रोटेक्शन के कारण एडमिसिबल नहीं होती. और हाँ गाइज, नोट्स के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हो. तो अब देखते हैं व्हाई दीज थ्री प्रिंसिपल्स आर सो इम्पोर्टेंट. These principles form the holy trinity of evidence law because they prioritize reliability, best evidence rule. Reliability को priority देते हैं best evidence rule में. Ensure fairness, exclusion of hearsay. Fairness का ध्यान रखते हैं hearsay rule से. Balance logic and legality. Relevancy versus admissibility. Legal और logical दोनों एंगल को बैलेंस करते हैं relevancy versus admissibility में. Fun fact, Wigmore called these the three pillars of a rational evidence system in his seminal work Wigmore on Evidence. Wigmore ने इन तीन फिलोसफीज को थ्री पिलर्स बोला था. रेशनल और फेयर एविडेंस सिस्टम के लिए ये बेस बनाते हैं. तो गाइस, ये था एविडेंस लॉ की तीन कार्डिनल फिलोसफीज जो नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कंटेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Thus, we come to an end. आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. डू सब्सक्राइब लीगलॉजी बाय कोमल.